सीएम केसीआर ने कोकापेट में भारत भवन का शिलान्यास किया है। इमारत का नाम भारत भवन सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एचआरडी रखा गया है और इसी कार्यक्रम में सीएम केसीआर के साथ साथ कई मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी शामिल हुए हैं। व्यापारी संस्थानों ने कॉर्पोरेट कार्यालय की स्थापना करी है और राजनीतिक दलों के अपने मुख्यालयों का आयोजन किया है। हालांकि बीआरएस प्रधान कार्यालय के नाम से एक कॉर्पोरेट स्तर का कार्यालय स्थापित कर रही है। हाल ही में कैबिनेट में कोकापेटा में सबसे महंगी 11 एकड़ जमीन कम से कम राशि में आवंटित करने वाले केसीआर ने 1 महीने के भीतर जगह संभाली और कार्यालय के निर्माण की आधारशिला भी रखी और इसी भवन का निर्माण सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से किया जा रहा है और यहाँ सेंटर बनाया जाएगा और इसे कोकापेट में 11 एकड़ क्षेत्रफल में 15 मंजिलों में बनाया जाएगा। पार्टी ने पहले ही दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी और विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यालय में अपना केंद्रीय कार्यालय स्थापित कर लिया है और हर जिले में बड़े बड़े बीआरएस पार्टी ऑफिस तैयार है। हैदराबाद में अत्याधुनिक तकनीक से एक और विशाल भवन का निर्माण शुरू हो गया है। यह एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रही है और जैसा कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं करता है। बीआरएस सूत्रों का कहना है कि भारत भवन सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कक्षाओं और कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी सभी आवश्यक और व्यापक जानकारी का केंद्र होगा। लेकिन बीआरएस सूत्रों का कहना है कि ऐसा सिर्फ जमीन आवंटन के लिए कहा गया था क्योंकि बंजारा हिल्स में पार्टी कार्यालय व्यस्तम क्षेत्र में है। कार्यालय तैयार होने के बाद वहां पूरी तरह से गतिविधियां संचालित की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस दशक समारोह के अंतर्गत ओरुवड़ा में मंत्री व जनप्रतिनिधि बिजली प्रगति समारोह का आयोजन कर रहे हैं। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना अपने गठन के बाद से राज्य को घेरने वाले अंधेरे को तोड़ते हुए अद्भुत प्रगति के साथ देश का नेतृत्व करने के लिए मशाल वाहक के रूप में खड़ा हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया, तेलंगाना विद्युत प्रगति लगातार कटौती से लगातार रोशनी तक का सफर तय किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री केसीआर के निर्देश पर उठाए जा रहे कदमों के चलते राज्य में लगातार प्रकाश फैल रहा है। तेलंगाना आज भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बिजली कटौती नहीं की जाती है। भीषण गर्मी में भी सभी सेक्टरों को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जा रही है। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद क्षेत्र में नकली बीज सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साबराबाद कमिश्नरेट शादनगर थाने में कपास के नकली बीज जब्त करे गए हैं। पुलिस ने बताया, रायकल चौक पर 1.5 टन नकली बिनोला जब्त किया गया है और नकली कपास बीज बेचने जा रहे आरोपी टोटापुरा रंगाराव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान आंध्र प्रदेश के कर्नूल के रहने वाले के रूप में करी है। पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी पूर्व में आदिलाबाद के आसपास के इलाकों में नकली बीज बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस ने कहा 1.5 टन नकली कपास बीज की 33 बोरी जब्त कर आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। रंगारेड्डी जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले की पुलिस ने जांच तेज कर दी है और हमलावरों ने सत्यम्मा नाम की महिला की हत्या कर उससे सोना लूट लिया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एलबी नगर डीसीपी साई श्री ने खुलासा किया कि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। कहा जाता है कि राकेश और ललिता ने 2 प्रेमी होते हुए भी अत्याचार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 23 तोला सोना बरामद किया है। कहा जाता है कि हत्या की आरोपी ललिता कुली मजदूरी करती है जबकि राकेश नारायणपेट में एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसने एक घर बनाया और तोरूर में रहता है। एलबी नगर डीसीपी साई श्री ने कहा कि हत्या दोनों ने अधिक पैसा कमाने के लालच में करी है क्योंकि ललिता अक्सर उसके घर आती थी क्योंकि वे उसे जानते थे। टीपीसीसी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में वास्तविक राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा, लोग बीआरएस शासन से नाराज हैं, लोगों का बीजेपी पर विश्वास नहीं है। राहुल ने अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा, लोगों का कांग्रेस पर भरोसा है जो गांव के स्तर से मजबूत है। महेश कुमार गौड़ ने रूबरू के दौरान विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में सत्ता में आएगी। विधायक सिद्धक्का ने आलोचना करते हुए कहा, तेलंगाना के लोग बीआरएस और बीजेपी को आगामी चुनाव में जरूर सबक सिखाएंगे, दोनों पार्टियों को बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। उन्होंने कहा, धरनी पोर्टल के चलते जहां लोग एक और परेशान हो रहे हैं, वही राज्य सरकार समारोह का आयोजन करने में मशगूल है।
सीतक्का ने रूबरू के दौरान कहा, जश्न तब होता है जब लोग खुश होते हैं, लेकिन सरकार को लोगों पर जश्न मनाने को लेकर जोर देना कोई मतलब नहीं है। राज्य मंत्री केटीआर ने यह स्पष्ट करा, हैदराबाद शहर आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हमने इस क्षेत्र में काफी प्रगति करी है। मंत्री केटीआर ने टी हब में आईटी विभाग की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी करी है। वर्ष 2013 से 2014 में हैदराबाद में आईटी उत्पाद 56,000 करोड़ के थे। केटीआर ने कहा, आज हम कदम पर कदम बढ़ते हुए 1,83,000 करोड़ आईटी निर्यात पर पहुंच गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य बनने के समय आईटी सेक्टर में अगर 3,20,000 नौकरियां थी तो अब हमने 7 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद आईटी क्षेत्र में बेंगलोर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद एमएलसी कविता ने यह स्पष्ट किया, सिंगरेनी श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि के साथ साथ लंबे समय से वंचित आश्रित नौकरियां भी हासिल करी हैं। उन्होंने कहा, निर्भर नौकरियों को रोकने के लिए लोग और बल चाहे कितनी भी बाधाएं पैदा करें, सीएम केसीआर श्रमिकों के साथ खड़े हैं और अनुकंपा भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हर महीने कर्मचारियों को काम पर रखते हैं। अब तक करीब 15,000 हेरिटेज जॉब दे चुके हैं। एमएलसी कविता ने सिंगरेनी कोयला खदान श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी, जो तेलंगाना राज्य दशक समारोह के हिस्से के रूप में सिंगरेनी समारोह मना रहे हैं। उन्होंने कहा, केसीआर का महिलाओं के प्रति महान हृदय न केवल पुरुषों बल्कि बेटियों और बहुओं को भी वंशानुगत नौकरियों के अवसर देकर दिखाया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी न देने वालों के लिए जाने वाले पिछले 10 वर्ष का तेलंगाना राज्य आने के बाद बढ़ाकर 25 लाख का दिया गया है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 61 साल करने पर भी खुशी है। सीपी स्टीफन रविंद्र ने विधायक माधवरम कृष्ण राव और एमएलसी नवीन कुमार के साथ कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के अल्लापुर में नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कहा, कई वर्षों से अल्लापुर में पुलिस थाना न होने के कारण हत्या और अराजकता हुई है। कहा जाता है कि अपराध दर को रोकने के लिए अल्लापुर डिवीजन में थाना स्थापित किया गया है। विधायक ने कहा है कि अल्लापुर डिवीजन के सभी लोग थाने का लाभ उठाएं। सीएम केसीआर ने कहा, वह लंबे विजन के साथ शहर में नए थाने बना रहे हैं। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिंगाजीगुड्डा मंडल कारपोरेटर तरपल्ली राजशेखर रेड्डी पर विधायक के समर्थकों ने हमला किया। मथुराबाद के एमए रेड्डी गार्डन में तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस समारोह के तहत विद्युत कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक के अनुयायियों ने कारपोरेटर पर हमला किया है। इसी के साथ पुलिस ने कारपोरेटर राजशेखर रेड्डी को घेर लिया और ऐसा लगता है कि कारपोरेटर ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबर है कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। टीएसपीएससी बोर्ड में तनाव है। बसपा नेताओं ने ग्रुप 1 की परीक्षा रद्द करने के लिए बोर्ड का घेराव करने की कोशिश करी है। बोर्ड के सामने विरोध जताया, उनकी मांग करी है कि नए बोर्ड के गठन के बाद ही परीक्षा कराई जाए। पूर्व में परीक्षा फेल होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आलोचना करी, पुलिस केसीआर की कठपुतली बन गई है। उन्होंने पिछले 3 महीनों से लड़ने के बावजूद जवाब नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना करी। बड़ी संख्या में टीएसपीएससी बोर्ड पहुंचे बसपा नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। काफी देर तक पुलिस उनके बीच धक्का मुक्की भी होती रही। पुलिस ने 30 नेताओं को गिरफ्तार किया है और उन्हें नामपल्ली और गोशामल था। मौसम विभाग ने घोषणा करी है, मानसून जिले रविवार को केरल पहुंचना था, वह 3 से 4 दिनों की ओर देरी से आएगा। केरल में मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार 4 तारीख को थोड़ी देर होगी, ऐसा मौसम विभाग ने शुरू में अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा, मानसून की आवाजाही के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हो रही है क्योंकि दक्षिण अरब सागर के ऊपर हवाएं नहीं बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने कहा है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बादल छाने के कारण अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में सुधार होगा। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अगर मानसूनी हवाओं के आने से देरी भी होती है तो भी खरीफ सीजन सहित देश भर में बारिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईएमडी मानसून की शुरुआत की तारीख 2023, दक्षिण पूर्व मानसून पिछले साल 29 मई 2021 में, 3 जून 2020 में 1 जून और 2019 में 8 जून और 2018 में 29 मई को दक्षिणी राज्य में पहुंचा था। वे पहले केरल में जमीन से भारत में प्रवेश करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने से बारिश की संभावना है।
आईएमडी के अनुमान के मुताबिक भारत के उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश होंगे। अल नीनो की स्थिति मानसून के दौरान हो सकती है। इसका असर सीजन के दूसरे हाफ में देखा जा सकता है। कृषि में वर्षा का महत्व। भारतीय कृषि के लिए नियमित वर्षा महत्वपूर्ण है। कृषि खेती योग्य क्षेत्र का 52% सामान्य वर्षा पर निर्भर है। यह देश भर में बिजली उत्पादन के साथ साथ जलाशयों की पुनः पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्षा आधारित कृषि देश के 40% हिस्से में है। आईएमडी स्काईमेट वेदर भारत के लिए, जो ज्यादातर कृषि के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। कुछ दिनों पहले आईएमडी द्वारा घोषित भविष्यवाणियों ने कुछ राहत की। भारत में जून और सितंबर के बीच की अवधि को दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम माना जाता है। हालांकि एक निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 10 अप्रैल को घोषणा की है कि भारत में इस साल कम बारिश होगी। अनुमान है कि सूखे की 20% संभावना है। राजस्थान कांग्रेस विधायक कृष्ण पुनिया ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने महिलाओं की उपेक्षा करी है। वर्ष 2014 से अब तक महिलाओं का अपमान हो रहा है। उन्होंने गांधी भवन के मंच पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। केसीआर की नजर में एक महिला केवल एक कविता है। तेलंगाना में पहली बीआरएस सरकार में एक ही महिला को मंत्री पद नहीं दिया गया है। आरोप है कि बीआरएस में शासन में महिलाओं पर हमले बढ़े हैं। अनलीगल शॉप्स हैं, जो अनलीगल तरीके से लीकर की सेल है, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और लगभग 2000 पीपल एवरी डे एडमिट होते हैं अनलीगल लीकर की वजह से। और मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि बीआरएस और बीजेपी एक ही टीम है। यहाँ अगर तेलंगाना में आते हैं तो वो दो तरह की बातें करते हैं। बीजेपी को गालियाँ निकालने की बात करेंगे, लेकिन जब आप दिल्ली में मूव करेंगे तो इससे रिलेट जो इनकी डॉटर है, सीबीआई उनके ऊपर चार्जशीट कर चुकी है, जो कि सीएम फैमिली से आती हैं। और मेजर इशू जो था वही लीकर से जुड़ा हुआ था। बावजूद उसके अगर एक टीम नहीं होती तो मनीष सिसोदिया जहां जेल में हैं तो ये भी जेल में होते। और यहां दिखाता है कि बीआरएस और बीजेपी एक ही टीम है। राज्य सरकार आज तेलंगाना स्थापना दिवस दशक समारोह के अंतर्गत विद्युत प्रगति कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और इसी मौके पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने सीएम केसीआर की आलोचना करी है। विद्युत प्रगति के नाम पर सीएम केसीआर ने पूछा गया कि वे बिजली कर्मचारियों को पहली तारीख का वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। बिजली कंपनियों के 40,000 करोड़ के कर्ज की प्रगति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग करी कि 24 घंटे मुफ्त बिजली, सरकारी अधिकारियों के शेयर और सबसे बढ़कर कर्मचारियों के बीच विवाद पैदा करने और कंपनियों के पैसे लूटने के तरीके के पीछे काले खरीद समझौते को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही मेहनतकशों की मेहनत को भुनाने वालों ने कहा कि हजारों कर्मचारियों को अपरिपक्व सोच से बैठकर अपने ही राज्य कर्मचारियों को उलटफेर करने वाली इस सरकार की अक्षमता को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। क्रांति कला वृद्धम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर मेडचल जिले के जवाहर नगर के अम्बेडकर चौराहे पर जनसभा का आयोजन किया गया। और इसी मौके पर कलाकारों ने तरह तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया है। इसी अवसर पर जवाहर नगर के पूर्व सरपंच करिंगुल्ला शंकर गौड़ मेकल अयप्पा के नेतृत्व में कलाकारों का सम्मान किया गया। क्रांति कला वृद्धम के संस्थापक वेंकटचारी ने कहा, क्रांति कला टीम की महत्वाकांक्षा लुप्तप्राय लोक कला को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को लोक कला की विरासत प्रदान करना है। विधायक मूठा गोपाल ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के 10 वर्ष समारोह के दौरान मुशीराबाद सुंदरिया विज्ञान केंद्र में आयोजित विद्युत प्रगति कार्यक्रम में शिरकत करी है। इसी मौके पर उन्होंने कहा, तेलंगाना आने के बाद सीएम केसीआर की विजन से 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो पाई है। कहा जाता है कि तेलंगाना 24 घंटे बिजली दे रहा है, जो 60 साल में किसी राज्य में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के 1 साल के भीतर 24 घंटे बिजली का सपना साकार हो गया है। तेलंगाना राज्य स्थापना दशक समारोह के मौके पर अंबरपेट में विद्युत प्रगति कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री तलसानी ने शिरकत करी है।
इसी मौके पर मंत्री तलसानी ने कहा, नरेंद्र मोदी के राज्य गुजरात में भी बिजली की कमी है, वे तेलंगाना में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मंत्री तलसानी ने साफ किया, तेलंगाना राज्य की उपलब्धि के 10 साल में बिजली गुल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश में जिस तरह विकास कर रहा है वैसा कहीं नहीं हुआ है। माला संघ जेसी के अध्यक्ष चेन्नैया ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में माला समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ इस महीने की 8 तारीख को इंदिरा पार्क में एक विशाल विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार की आलोचना करी है। सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी दलित बंधु योजना में महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा, 98% अन्य समुदाय को प्राथमिकता दे रही है। चेन्नैया ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने मांग करी कि अगर सरकार शहर के बाहरी इलाकों में माला भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने में गंभीर है तो निर्माण के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। चेन्नैया ने कहा है कि इन दो मांगों को लेकर इस महीने की 8 तारीख को इंदिरा पार्क में हजारों लोगों के साथ एक विशाल विरोध कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केसीआर सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। इस शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 के कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त में नोटबुक बांटी जाएगी और ये घोषणा करी गई है कि कुल 6 से 14 मुफ्त नोटबुक प्रदान की जाएगी। आइए यहाँ इस खबर को विस्तार से जानते हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों, मॉडल स्कूलों, गुरुकुल शिक्षण संस्थानों, शहरी आवासीय विद्यालयों और केजीबीवी में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त नोटबुक दी जाएगी। राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 के लिए 56.24 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 117,88,699 नोटबुक खरीदने की प्रक्रिया शुरू करी है। सरकार ने 6ठी और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 200 पृष्ठों वाली 6 नोटबुक देने का फैसला किया है, जबकि 8वीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को 7 नोटबुक प्रदान की जाएगी और इसी प्रकार 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को 14 नोटबुक और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नियमित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के इंटरमीडिएट के छात्रों को क्रमशः 12 और 10 नोटबुक मिलेगी। कुल 12,39,415 छात्र सरकार की पहल से लाभान्वित होंगे, जो पहले से ही सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर रही हैं। कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए 34,070 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 33,82,371 मुफ्त नोटबुक प्रदान करने का निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक छात्र को 3 नोटबुक मिलेगी, जिससे 11,27,457 छात्र लाभान्वित होंगे। विभाग के अधिकारियों के अनुसार नोटबुक और वर्कबुक की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही वितरण शुरू हो जाएगा। सरकार की इस पहल से गरीब विद्यार्थियों को लाभ होगा और वे नोटबुक खरीदने के खर्चे से बच जाएंगे। देखा जाए तो सरकार समय समय पर ऐसी कई योजना लागू करती रहती है कि जिससे गरीबों का लाभ हो और वे अपने बच्चों की पढ़ाई खर्चे के डर से न छुड़वा दें। पढ़ाई पर हर बच्चे का अधिकार है और सरकार चाहती है कि यह अधिकार किसी भी वजह से उनसे न छीना जाए।